आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े भारी विषय की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल, और विषय भी ऐसा है जिस पर गहराई से बात करना आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज हमारे पास जो नोट्स और आर्टिकल्स का स्टैक है उसका मुख्य विषय है नेशन, पॉलिटिक्स एंड ट्रूथ, सुधांशु त्रिवेदीज बोल्ड डिस्कोर्स। राष्ट्र, राजनीति और सच। एकदम सही। आसान भाषा में कहें तो हम इन्हीं 3 पहलुओं पर उनके विचारों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और राजनीति तो ऐसा विषय है जिस पर हर किसी की अपनी एक अलग राय होती ही है, लेकिन आज हमारा मिशन किसी राजनीतिक बहस में पड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य सुधांशु त्रिवेदी के वैचारिक दृष्टिकोण, उनके तर्कों और राष्ट्र बनाम राजनीति जैसे गंभीर विषयों पर उनके थॉट प्रोसेस को समझना है। और ये समझना भी कि वो चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। हाँ, और देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि हम राजनीति, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगा। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध करने नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, हमारा काम बस एक गाइड की तरह है जो इन अलग-अलग लेखों और भाषणों में मौजूद विचारों को डिकोड करके सामने रख रहा है, ताकि हम सब इस वैचारिक विमर्श को बेहतर ढंग से समझ सकें बिना किसी बायस के। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अक्सर हम टीवी पर नेताओं को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते देखते हैं। हाँ, वो तो रोज का ही है। लेकिन इन नोट्स में सुधांशु त्रिवेदी को एक थिंकिंग पॉलिटिशियन या एक आइडियोलॉग कहा गया है। इसका असल में क्या मतलब है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं से इस पूरे विमर्श की नींव पड़ती है। अच्छा, देखिए, जब हम किसी को आइडियोलॉग या विचारक कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन की राजनीतिक उठापटक से परे जाकर सोचता है। मतलब उनका फोकस सिर्फ आज की ब्रेकिंग न्यूज पर नहीं होता। सही कहा। एक आम राजनेता का ध्यान शायद अगले चुनाव, अगली हेडलाइन या कल की किसी कंट्रोवर्सी पर होता है, जो कि बहुत ही टेम्परेरी चीजें हैं। बिल्कुल। लेकिन एक विचारक वर्तमान की घटनाओं को इतिहास, दर्शन और एक बहुत बड़े वैचारिक ढांचे में फिट करके देखता है। तो इन नोट्स का अध्ययन करते हुए उनकी कौन सी बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है? जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है उनकी बौद्धिक शैली। मतलब वो हवा में बातें नहीं करते, फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। हाँ, अगर वो कोई तर्क दे रहे हैं तो उसके पीछे ऐतिहासिक संदर्भ होता है, सदियों पुरानी कोई घटना होती है या कोई सभ्यतागत दर्शन होता है। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आज सुबह किसने क्या ट्वीट किया, एकदम नहीं। बल्कि इस बारे में है कि आज की घटना का पिछले 100 सालों के इतिहास से क्या कनेक्शन है। सटीक। और यही चीज उन्हें एक थिंकिंग पॉलिटिशियन बनाती है। वो राजनीतिक डिबेट को एक अखाड़े की तरह इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, वो उससे एक क्लासरूम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जहां तर्कों का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर हो। इस विमर्श में उनका एक बहुत बड़ा फोकस राष्ट्रहित बनाम दलगत राजनीति पे भी है ना? हाँ, वो एक बहुत ही स्पष्ट विभाजक रेखा खींचते हैं इन दोनों के बीच। वो लाइन कैसे डिफाइन करते हैं वो? उनके तर्कों के अनुसार राजनीति बहुत ही क्षणिक चीज है। आज कोई सत्ता में है, कल कोई और होगा। बिल्कुल, नीतियां बदलेंगी, नेता बदलेंगे, लेकिन जो राष्ट्र है वो एक निरंतर चलने वाली एंटिटी है। मतलब राष्ट्र सबसे ऊपर है। हाँ, और जब कोई राजनेता या पार्टी अपने छोटे से राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी ऐसे नैरेटिव को बढ़ावा देती है जिससे अंततः राष्ट्र का नुकसान हो रहा हो, तो वहां वो राजनीति राष्ट्रहित के खिलाफ खड़ी हो जाती है। एकदम सही। तो ये पॉइंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अक्सर लोग देश और सरकार या देश और राजनीति को एक ही डिब्बे में डाल देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स में एक और बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, सभ्यता बनाम राष्ट्र राज्य का। सिविलाइजेशन वर्सेस नेशन स्टेट। हाँ, अब एक आम इंसान के लिए देश का मतलब है एक नक्शा, कुछ बॉर्डर्स और एक संविधान जो 1950 में लागू हुआ। ये एक बहुत ही पश्चिमी नजरिया है। तो यहाँ भारत को देखने का नजरिया कुछ और ही बताया गया है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। पश्चिमी देशों में नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्य रूप से एक कानूनी और राजनीतिक ढांचा है। मतलब एक जमीन का टुकड़ा? हाँ, जिसकी एक सीमा तय कर दी गई और वहाँ के लोगों ने एक अग्रीमेंट कर लिया कि हम इस कानून के तहत रहेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। बिल्कुल। लेकिन अगर हम भारत को सिर्फ एक नेशन स्टेट मान लें
तो हमारा इतिहास 1947 से शुरू होता है। हमारी सारी पहचान इस बात पर सिमट जाती है कि हम एक आधुनिक आजाद देश हैं। लेकिन त्रिवेदी का जो दृष्टिकोण है वो भारत को एक सभ्यता या सिविलाइजेशन के रूप में देखता है। तो इसका मतलब है कि वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक बाउंड्री नहीं मान रहे? नहीं, वो इसे एक बहती हुई सांस्कृतिक नदी की तरह देख रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। सभ्यतागत दृष्टिकोण का मतलब है कि भारत का अस्तित्व 1947 की देन नहीं है। ये हजारों सालों से चला आ रहा एक निरंतर प्रवाह। एकदम सही। इसकी जड़ें वेदों में, उपनिषदों में और प्राचीन दर्शन में है। तो जब हम देश को इस नजरिए से देखते हैं तो समस्याओं को सुलझाने का तरीका कैसे बदल जाता है? पूरा नजरिया ही बदल जाता है। मुझे वो पेड़ वाला एनोलॉजी याद आ रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, वो विशाल पेड़ वाला उदाहरण। अगर हम एक विशाल पेड़ को सिर्फ उसकी पत्तियों से समझने की कोशिश करें, जो हर मौसम में झड़ती और नई आती रहती हैं, तो हम उसकी असली गहराई कभी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। पत्तियां यहाँ हमारी आज की क्षणिक राजनीति हैं, जो आती जाती रहती हैं। लेकिन अगर हम उसकी गहरी जड़ों को देखें जो जमीन के अंदर मीलों तक फैली हैं, तब हमें उस पेड़ की असली ताकत का अंदाजा होता है। और ये जड़ें हमारी सभ्यता हैं। एकदम सही एनालॉजी है। और जब पॉलिसी मेकर्स या जनता इस जड़ वाले दृष्टिकोण को अपनाती है, तो नीतियां केवल अगले 5 साल के लिए नहीं बल्कि अगली सदियों को ध्यान में रखकर सोची जाती हैं। ये दृष्टिकोण हमें बताता है कि हमारी सांस्कृतिक निरंतरता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। कैसी चुनौती? आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जहां हमारे फोन पर हर सेकंड नोटिफिकेशन आते हैं, सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। एकदम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ऐसे में इतने गहरे और लंबे दृष्टिकोण का टिक पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और यहीं से हम नैरेटिव के उस तिलिस्म में प्रवेश करते हैं। नैरेटिव वॉरफेयर। हाँ, इन आर्टिकल्स में सत्य और मीडिया की भूमिका पर एक पूरा सेक्शन है। आज के समय को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का दौर कहा जाता है, लेकिन असल में हम आख्यानों के युद्ध के दौर में जी रहे हैं। तथ्य और नैरेटिव में असल में क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, तथ्य या फैक्ट बहुत ही सीधे, नीरस और बोरिंग होते हैं। सिर्फ नंबर्स की खबर। मान लीजिए इकोनॉमी के कुछ आंकड़े आए, वो सिर्फ नंबर्स हैं, वो तथ्य हैं। तो वो नैरेटिव कब बनते हैं? जब उन तथ्यों को किसी खास विचारधारा की चाशनी में डुबोया जाता है, उन्हें बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशंस के साथ पेश किया जाता है, तब वो एक नैरेटिव बन जाते हैं। बिल्कुल। और त्रिवेदी के विमर्श में इस बात पर बहुत चिंता जताई गई है कि आज मीडिया और सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा तथ्यों को रिपोर्ट करने के बजाय सिर्फ नैरेटिव घड़ने का काम कर रहा है। इसमें एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, चयनात्मक आक्रोश या सिलेक्टिव आउटरीच। हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। मुझे लगता है आज के सोशल मीडिया के दौर में हर किसी ने इसे महसूस किया होगा। क्या हम इसे थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? सिलेक्टिव आउटरीच का सीधा सा मतलब है अपनी सुविधानुसार गुस्सा करना। मतलब जो चीज अपने एजेंडे में फिट बैठे सिर्फ उसी पे बोलना। मान लीजिए देश के 2 अलग-अलग हिस्सों में एक जैसी ही कोई दुखद या हिंसक घटना होती है। ठीक है। अगर मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग एक घटना पर तो आसमान सर पर उठा ले, प्राइम टाइम पर डिबेट्स हों, कैंडल मार्च निकले, लेकिन वैसी ही दूसरी घटना पर सिर्फ इसलिए पूरी तरह चुप्पी साध ली जाए क्योंकि वो उनके राजनीतिक नैरेटिव या उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठती, तो इसे सिलेक्टिव आउटरीच कहते हैं। ये तो आज के सूचना युद्ध का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है। बिल्कुल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मीडिया की जो मूल भूमिका थी वो पूरी तरह से पलट गई है। एकदम पलट गई है। मतलब हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि मीडिया लोकतंत्र का वॉचडॉग है, एक निगहबान। हाँ, जो सत्ता से सवाल पूछता है और जनता को सच बताता है। और यही इस विमर्श का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मीडिया अब वॉचडॉग से बदलकर एजेंडा सेटर बन गया है। एजेंडा सेटर मतलब वो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ है, बल्कि वो डिबेट्स, हैशटैग्स और मीडिया ट्रायल्स के जरिए ये तय करने की कोशिश करता है कि आपको क्या सोचना चाहिए। ये बहुत डरावना है। टीआरपी के लिए जो प्राइम टाइम पर शोर शराबा होता है, उसमें आधा सच और संदर्भ से कटे हुए बयान इतने होते हैं कि जो शांत, तार्किक और असली सच होता है वो कहीं दबकर रह जाता है। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है तो सही। अगर मीडिया एजेंडा सेटर बन गया है और सच किसी शोर में खो गया है, तो फिर लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका रह जाती है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि अगर नैरेटिव्स ही सब कुछ तय कर रहे हैं, तो एक स्वस्थ विपक्ष कैसे काम करेगा? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का होना प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की तरह है। बिना मजबूत विपक्ष के कोई भी लोकतंत्र स्वस्थ नहीं रह सकता। त्रिवेदी का जो आर्ग्यूमेंट है वो विपक्ष के अस्तित्व के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो किस बात पर सवाल उठाते हैं? वो विपक्ष के काम करने के तरीके पर बात करते हैं। इन नोट्स में रचनात्मक आलोचना और विरोध के लिए विरोध के बीच एक बारीक लाइन खींची गई है। हाँ,
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिसरप्शन के बीच का फर्क। वो कैसे? सरकार कोई नीति लाती है, आप उस नीति में कमियां निकालिए, डेटा के साथ डिबेट कीजिए, उसे बेहतर बनाने का दबाव डालिए। ये रचनात्मक आलोचना है जी। और ये देश के लिए अच्छी है। लेकिन जब वो आलोचना नीति से हटकर सिर्फ व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए होने लगे, तो वो व्यवधान बन जाती है। मुझे यहाँ एक रोजमर्रा का उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। मान लीजिए हम एक घर में रहते हैं। हाँ, अगर घर की छत टपक रही है या रंग खराब हो गया है, तो घर के सदस्यों का इस पर बहस करना बिल्कुल जायज है। हाँ, सवाल उठाना जायज है। जायज है, इससे घर बेहतर होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई घर की नींव पर ही हथौड़ा चलाने लगे, इस नाम पर कि मुझे घर का नक्शा ही पसंद नहीं है, तो वो आलोचना नहीं है, वो घर को तोड़ना है। बहुत ही सटीक। और आज की राजनीति में यही हो रहा है। जब आलोचना का उद्देश्य सिर्फ व्यवस्था को ठप करना हो, संस्थानों से जनता का विश्वास उठाना हो और देश की साख को गिराना हो, तो वो विरोध के लिए विरोध बन जाता है। त्रिवेदी इसी पॉइंट पर जोर देते हैं कि राजनीतिक लड़ाई को राष्ट्र की जड़ों पर प्रहार करने का साधन नहीं बनने देना चाहिए। एकदम सही। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक इन आर्टिकल्स में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति। डिसेंट, जो कि लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। हम सब मानते हैं कि असहमति का अधिकार बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जहां असहमति गलत सोचना या राज्य विरोधी नैरेटिव में बदल जाती है? लाइन कहां ड्रॉ होती है? ये आज के समय का सबसे जटिल सवाल है। असहमति का मतलब है कि आप सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं। हाँ, आप पिटीशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का कार्ड खेलकर अगर कोई जानबूझकर ऐसे फेक न्यूज फैलाए, जिससे दंगे भड़क जाएं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के खिलाफ लॉबिंग करे, या देश की संप्रभुता को ही चुनौती देने लगे, तो वो असहमति नहीं रह जाती, वो देश विरोधी नैरेटिव बन जाता है। तो त्रिवेदी का तर्क ये है कि असहमति का अधिकार हमें संविधान से मिला है, इसलिए उस अधिकार का इस्तेमाल संविधान और राष्ट्र को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। चलिए यहाँ से एक और भारी भरकम शब्द उठाते हैं जो आजकल हर डिबेट का हिस्सा है। कौन सा? राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवाद, यानी स्यूडो नेशनलिज्म। ये तो बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है। अक्सर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाया जाता है या फिर इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल भी होता है। इन आर्ग्यूमेंट्स में असली और नकली राष्ट्रवाद का फर्क बहुत ही बारीकी से डिकोड किया गया है। असली राष्ट्रवाद क्या है उनके हिसाब से? असली राष्ट्रवाद वो है जो सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। मतलब सिर्फ झंडा लहराना काफी नहीं है? नहीं, ये वो भावना है जो संकट के समय आपको अपने व्यक्तिगत या दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये देश की सभ्यता, संस्कृति और उसके समग्र विकास से जुड़ा है। और दूसरी तरफ है छद्म राष्ट्रवाद, स्यूडो नेशनलिज्म। ये कैसे काम करता है? जब कोई राजनेता या समूह राष्ट्रवाद के प्रतीकों का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए करता है, एक शील्ड की तरह। हाँ, लेकिन उसके असल काम समाज को बांटने वाले या देश को कमजोर करने वाले होते हैं, तो वो स्यूडो नेशनलिज्म है। और इसके अलावा वो वर्ग भी छद्म राष्ट्रवाद के दायरे में आता है। कौन सा वर्ग? जो अपनी इलीट मानसिकता के चलते अपनी ही संस्कृति और राष्ट्र प्रेम को पिछड़ापन मानकर उसका मजाक उड़ाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। और जब हम इस पूरे विमर्श को सिर्फ भारत की सीमाओं से बाहर निकालकर विश्व मंच पर रखते हैं, हाँ, तो तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का एंगल। हाँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स और रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो जिक्र है, उसने मेरा बहुत ध्यान खींचा। ये आज की विदेश नीति का कोड है। एक आम इंसान के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या मतलब है और ये पश्चिमी देशों की राजनीति से कैसे टकराती है? आसान भाषा में कहें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है हम अपने फैसले खुद लेंगे, बिना किसी दबाव के। हाँ, पिछले कई दशकों से दुनिया का जो सिस्टम है वो पश्चिमी देशों ने सेट किया है। मानवाधिकार क्या है, लोकतंत्र का पैमाना क्या है, इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये सब वेस्ट ने तय किया और बाकी दुनिया से उम्मीद की गई कि वो इसे फॉलो करें। मतलब उन्होंने नियम बनाया और हम सिर्फ उस पे खेलने वाले खिलाड़ी थे। बिल्कुल। लेकिन अब भारत का रुख बदल रहा है। त्रिवेदी जिन तर्कों को सामने रखते हैं वो ये हैं कि भारत अब ग्लोबल साउथ की एक बहुत मजबूत आवाज बन गया है, विकासशील देशों की आवाज, और अब भारत पश्चिमी पैमानों पर खुद को तौलने से इनकार कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है और पश्चिमी देश दबाव डालते हैं कि भारत किसी एक पक्ष को चुने, तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करता है। भारत तय करता है कि उसके अपने राष्ट्रीय हित क्या हैं। अगर हमें अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल चाहिए तो हम वहां से खरीदेंगे जहां से हमें सही लगेगा। हम किसी महाशक्ति के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति तय नहीं करेंगे। और जाहिर है, जब कोई देश इतना कड़ा और आजाद रुख अपनाता है तो जो पुरानी ताकतें हैं उन्हें ये पसंद नहीं आता होगा। बिल्कुल नहीं। इसीलिए दुनिया भर में एक नैरेटिव वॉरफेयर भी चल रहा है। आज के समय में देश सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ रहे हैं,
वो कीबोर्ड और मीडिया हाउस के जरिए लड़ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया कई बार भारत की छवि को एक खास तरीके से पेंट करने की कोशिश करता है, कभी लोकतंत्र के खतरे में होने का नैरेटिव तो कभी कुछ और। लेकिन भारत अब इस नैरेटिव वॉर में चुप नहीं बैठा है वो आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रख रहा है और दुनिया को बता रहा है कि हम एक हजारों साल पुरानी सभ्यता हैं। हमें लोकतंत्र का पाठ उन देशों से सीखने की जरूरत नहीं है जिनका अपना इतिहास कुछ 100 सालों का है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। डिफेंसिव से ऑफेंसिव होना और अपनी कहानी खुद लिखना। एकदम सही। तो इन सारे नोट्स, इस पूरे वैचारिक विमर्श को अगर हम एक जगह समेटें तो आज के युवाओं के लिए इसमें क्या मैसेज है? हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो राजनीति सिर्फ मीम्स और रील्स तक सिमट कर रह गई है। सबसे बड़ा और कड़ा संदेश यही है कि राजनीति को एक रियलिटी शो या इंफोटेनमेंट की तरह इस्तेमाल करना बंद करे। जब हम राजनीति को सिर्फ मनोरंजन की तरह देखते हैं कि आज संसद में किसने किसको क्या ताना मारा या टीवी पर कौन किस पर चिल्लाया, तो हम एक जागरूक नागरिक के तौर पर फेल हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तब हम उन असल नीतियों और वैचारिक तर्कों तक पहुंच ही नहीं पाते जो अगले 50 सालों तक हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। हम बस उस सतही ड्रामे में उलझ कर रह जाते हैं। और इसी से बचने का एकमात्र हथियार है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। त्रिवेदी का पूरा विमर्श इसी बात पर जोर देता है कि अगर नैरेटिव्स के इस जाल से बचना है तो इतिहास पढ़ना होगा। जब तक चीजों को देखने का एक ऐतिहासिक संदर्भ नहीं होगा, कोई भी एजेंडा सेटर एक छोटा सा वीडियो क्लिप या आधा सच दिखाकर गुमराह कर देगा। ज्ञान और गहराई से किया गया अध्ययन ही वो कवच है जो हमें इस सूचना के शोर से बचा सकता है। तो इस डीप डाइव के अंत में हम देखते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी का जो विमर्श है वो केवल आज की राजनैतिक घटनाओं पर एक टिप्पणी नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा है जो हमसे मांग करता है कि हम अपनी राजनीति, अपनी मीडिया और अपने राष्ट्र को एक बहुत ही गहरी समझ के साथ देखें। हमने राष्ट्र और राजनीति के बीच के फर्क को समझा, नैरेटिव और सच की लड़ाई को देखा, और ये भी समझा कि एक लोकतंत्र में विपक्ष और असहमति की जगह क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपने सभ्यतागत आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो रहा है, जो अपनी नीतियां खुद तय कर रहा है। ये विमर्श हमें बताता है कि एक राष्ट्र के रूप में परिपक्व होने का मतलब सिर्फ इकोनॉमी का बड़ा होना नहीं है, बल्कि वैचारिक और बौद्धिक रूप से भी आजाद और मजबूत होना है। इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले हम सबके लिए एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल है, जिस पर हमें खुद अकेले में सोचना चाहिए। यदि हम अपनी आज की समस्याओं, अपने पहचान और अपने लोकतंत्र को पिछले 100 सालों के पश्चिमी पैमानों के बजाय अपनी खुद की हजारों साल पुरानी सभ्यता के चश्मे से देखना शुरू कर दें, तो क्या भविष्य की चुनौतियां और उनके समाधान हमें पूरी तरह से अलग नहीं दिखेंगे? ये नजरिया बहुत कुछ बदल सकता है। अगली बार जब हम टीवी या अपने फोन पर कोई तीखी राजनीतिक बहस देखें तो हमें रुककर खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या मैं यहाँ वास्तव में तथ्य खोज रहा हूँ या जाने अनजाने में किसी और के द्वारा गढ़े गए एक नैरेटिव का हिस्सा बन रहा हूँ। तथ्य और आख्यान के बीच का ये फर्क समझना ही आज एक जागरूक समाज का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस वैचारिक यात्रा में गहराई तक जाने के लिए शुक्रिया।